तो आज के लेक्चर में सबसे पहले प्रैक्टिस वर्कशीट के एक दो क्वेश्चन लोग बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने उसको डिस्कशन के लिए यहीं ले लिया है। पहला एक ये क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि इंसिडेंट लाइट को जिस सेंस में दिखा रखा है उस सेंस में 10 डिग्री से रोटेट किया और मिरर को 20 डिग्री से रोटेट किया, तो रिफ्लेक्टेड लाइट कितने डिग्री से रोटेट होगी। मैंने 2 पॉइंट्स बता रखे हैं कि अगर मिरर को फिक्स रखते हुए इंसिडेंट लाइट को रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट ऑपोजिट सेंस में 10 डिग्री से रोटेट उतने डिग्री से रोटेट होती है। और अगर इंसिडेंट लाइट को फिक्स करते हुए मिरर को रोटेट किया जाता है, क्या कहा मैंने, अगर इंसिडेंट लाइट को फिक्स करते हुए मिरर को रोटेट किया जाता है तो रिफ्लेक्टेड लाइट उसी सेंस में उसके 2 थीटा से रोटेट होती है। ये मैंने 2 पॉइंट्स बताए थे, है ना, आपको याद हो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो पहले केस में आपसे कहा गया है कि ये अपनी इंसिडेंट लाइट है ना, इसको इधर की तरफ 10 डिग्री से रोटेट किया, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट इस रोटेशन के कारण जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो इधर की तरफ रोटेट होगी 10 डिग्री से, है ना। मैंने कहा था सेम सेंस में रोटेट होती है। और फिर मिरर को इधर रोटेट किया 20 डिग्री से, तो मिरर के इधर रोटेट होने से रिफ्लेक्टेड लाइट इधर की तरफ ही 40 डिग्री से, देखो मैंने 2 प्रॉपर्टीज यूज की, इंसिडेंट लाइट को 10 से रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड लाइट ऑपोजिट सेंस में 10 से रोटेट हुई, मिरर को 20 से रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड लाइट उसी सेंस में 40 से रोटेट हुई, तो 40 से रोटेट हुई क्लॉकवाइज और 20 से रोटेट हुई एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट कितना रोटेट हुई 30 डिग्री क्लॉकवाइज। सिंपल, आप ये डायग्राम बना के वहां से भी सोच सकते हो, अदरवाइज अगर आपको ये चीज आती है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। सिंपल सा सवाल था, इसमें ऐसा कुछ लिखने का भी नहीं है, आप खुद से सोचना, है ना। फिर ये क्वेश्चन था, इसका फर्स्ट पार्ट में क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, इनफाइनाइट इमेज बनेगी। सेकंड पार्ट ही थोड़ा सा अच्छा है, थर्ड पार्ट भी मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, 2 इमेज बनेगी। फोर्थ पार्ट भी थर्ड ही है, ये दो मेरे मतलब इसी इसी सिस्टम को ना एंगल पे टिल्ट कर दो, है ना, इसी सिस्टम को एंगल पे टिल्ट कर दो, तो ये भी हो चुका है। इसमें भी 2 इमेज बनेगी, इसमें भी 2 इमेज बनेगी, है ना। सिर्फ ये केस बाकी है कि इसमें कितनी इमेज बनेगी। देखो ऐसा लगता तो है कि इसमें 2 इमेज बनेगी, बट आपको अगर बेसिक रे डायग्राम याद हो, जिसमें मैंने बताया था इसमें 2 क्यों बनेगी, तो ध्यान से देखना। इस पे जो जो भी रे ऑफ लाइट आएगी बेटा, वो टकरा के बाहर ही जाएगी, पक्की सी बात है ना। तो ये इमेज किसी के लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रही, है ना। इस पे इधर जो रे ऑफ लाइट आई वो टकरा के बाहर गई, लेकिन इस पे जो इधर रे ऑफ लाइट आएगी वो टकरा के इस पे एक बार और आएगी। तो क्योंकि इसका इमेज का ऊपर सा इतना सा मिरर है, तो इससे 2 तरह की लाइट रे, मतलब अगर आप इस मिरर को देखो, इधर वाले मिरर को बस, तो इससे जो लाइट रे टकरा के नीचे गई वो तो सिस्टम से बाहर चली गई, लेकिन इससे लाइट रे जो टकरा के ऊपर जाएगी वो कहीं ना कहीं इस मिरर को स्ट्राइक करेगी, तो इसलिए इस रे के कारण एक इमेज और बनेगी। तो टोटल इमेज इसमें कितनी बनेगी, 3। अगर आप बेसिक रे डायग्राम को समझते तो वहां पे 2 क्यों बन रही थी या वहां इनफाइनाइट क्यों बन रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये सोच सकते हो कि यहाँ 3 क्यों बनेगी, क्योंकि जो नीचे वाला मिरर है बी पार्ट में, अगर मैं बी पार्ट की बात करूं तो बी पार्ट में जो ये नीचे वाला मिरर है, इसके अपर पार्ट से जो लाइट रे टकराएगी फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन में, वो कहीं ना कहीं से इस मिरर पे इंसिडेंट होगी। तो जो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ये इमेज बनेगा, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है। लेकिन फिर से यहाँ टकराने के बाद तो ये सिस्टम से बाहर ही जाएगी, इसीलिए एक इमेज तो इसकी पहली इमेज, एक इमेज इसकी पहली इमेज और एक इसमें बनने वाली दूसरी इमेज, तो ऐसे करके अपने को इसमें 3 इमेजेस मिलेगी। बस ये बेसिक सी बात सोचनी थी, बहुत सारे लोगों ने सोच भी लिया था और कुछ का बाकी था। आई थिंक अब इस प्रैक्टिस वर्कशीट में और किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 10th क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर ही दिया था। किसी को और कोई डाउट हो तो मुझसे पर्सनल चैट पे पूछ लेना, ठीक है। एक छोटा सा कंसेप्ट, मैंने कंसेप्ट तो बता दिया था बट उसको डिस्कस करना रह गया था, इसको सर्कल कंसेप्ट बोलते हैं। मैंने आपको वो कंसेप्ट बताया था कि जब 2 प्लेन मिरर्स किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो तो उनकी इमेजेस निकालने का फॉर्मूला, और मैंने एक 90 डिग्री वाले केस को एक्सप्लेन भी किया था। आपको अगर 90 डिग्री वाला केस याद हो, है ना, तो इसमें क्या होता है,
कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखता हूँ, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेजेस ऐसी बनी थी, एक यहाँ और एक यहाँ। हाँ बिल्कुल, 3 इमेजेस बनती है ना। ये M1 नाम दिया था, ये M2 नाम दिया था, तो इसका नाम था अपना I11, इसका नाम था I21 और ये अपना I12 भी था और I22 भी, है ना। सर्कल कंसेप्ट कहता है, इसको अपन डिस्टेंस वाइज देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट और चारों इमेज है ना, ये ऑब्जेक्ट और ये 3 इमेज, ये सब के सब एक सर्कल पर लाई करते हैं। ये सब के सब किस पे लाई करते हैं? एक सर्कल पे। और इस सर्कल की रेडियस होती है मिरर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन के इक्वल, ये आर, है ना। तो सर्कल कंसेप्ट, जैसे मान लो कि मैं किसी दूसरे एंगल पे रखता, मान लो मैं इनको 60 डिग्री के एंगल पे रखता मिरर्स को, तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालना याद है, 360 अपॉन 60, 6 माइनस 1 5, 5 इमेज आती। ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ रखा है, तो वो पांचों इमेज एक सर्कल पे आएगी, वो पांचों इमेज और ऑब्जेक्ट वो एक सर्कल पे आएंगे। ये अपना सर्कल कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना है कि when two mirrors are inclined to each other, all the images and the object lie on a circle. शार्पेस्ट, हाँ उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, I12 और 21 वाली, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। एक्चुअली इंटेंसिटी की बात मैंने यहाँ इसलिए नहीं की थी, आपकी मॉड्यूल के डू योरसेल्फ में एक सवाल है इंटेंसिटी पे बेस्ड, उसकी बात मैंने इसलिए नहीं की थी क्योंकि वो वेव ऑप्टिक्स से आता है। वो सेकंड इमेज जो बनती है वो शार्पेस्ट होगी क्योंकि 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ। जब मिरर से एक बार रिफ्लेक्शन होता है तो उसकी वजह से पाई का फेज डिफरेंस आता है, तो 2 बार के रिफ्लेक्शन से 2 पाई का फेज डिफरेंस आता है, जिस कारण वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो उस क्वेश्चन की बात अभी नहीं कर सकते, वो वहां गलती से डल गया, वो वेव ऑप्टिक्स में होना चाहिए, है ना। बट सेकेंड इमेज को उन्होंने वहां लिखा है कि उसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि एक बार जब मिरर से रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें ये वेव है ना, तो पाई का एक्स्ट्रा फेज आता है, तो 2 बार जब रिफ्लेक्ट होगी तो एक्चुअली 2 पाई का फेज आ जाता है, जो कि इंटेंसिटी मैक्सिमा बनता है। उस क्वेश्चन को भी डिस्कस नहीं कर रहे, अभी अपन सिर्फ ये सीख रहे हैं कि अगर 2 मिरर्स किसी एंगल पे इंक्लाइन है तो मल्टीपल इमेजेस बनती हैं, और ये सारी इमेजेस और ऑब्जेक्ट एक सर्कल पे होता है, जिस सर्कल का सेंटर होता है मिरर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और रेडियस होती है उस इंटरसेक्शन को ऑब्जेक्ट से मिलाने वाली लाइन, है ना। इस बात को लिख लीजिए जल्दी से। ऑल द इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट lie on a circle. सर्कल का सेंटर कहाँ आएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर्स, मिरर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और सर्कल की रेडियस क्या होगी? CO, सेंटर से ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली डिस्टेंस, है ना। जल्दी से इसको नोट कीजिए सर्कल कंसेप्ट, फिर अपन आगे चलिए। तीस सेकेंड और दे रहा हूँ, जल्दी से लिख लो इसको, फिर अपन आगे चलेंगे। स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करने से पहले मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज की एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर अपन आगे चलेंगे। अपन ने वेलोसिटी ऑफ इमेज के बारे में सीखी थी कि अगर जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी मिरर के पैरेलल होती है उसकी सॉरी, उसके लिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल टू इमेज की वेलोसिटी, और जो परपेंडिकुलर होती है उसके लिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्लस इमेज की वेलोसिटी बाय 2। आई थिंक ये सबने लिख लिया होगा। एक क्वेश्चन यहाँ और कर लेते हैं, है ना, वेलोसिटी से रिलेटेड।
इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो आपसे पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की वेलोसिटी बतानी है। ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये अपनी वाई एक्सिस है, तो आई कैप जे कैप के फॉर्म में आपको इमेज की वेलोसिटी बतानी है। जल्दी बताइए, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। जे कैप कंपोनेंट तो बहुत इजीली आ जाएगा, सिर्फ आई कैप कंपोनेंट सोचना है। जे कैप कंपोनेंट तो भैया 2 ही होगा, वाई कंपोनेंट। देखते हैं। दो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट आंसर आए हैं। जे कैप कंपोनेंट सुजल का तो सही है, आई कैप देखना पड़ेगा, चेक करते हैं। फिर नया आंसर दिया है इसने। -9 आई कैप दे रहे हैं लोग, सही है शायद, देखते हैं। चलो तो अपन तो सॉल्व कर लेते हैं। वाई, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन कैसी है, पैरेलल टू मिरर। तो पैरेलल टू मिरर में अपन क्या जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, 2। ये हो गया भैया 2 जे क्या, है ना। एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन कैसा है, परपेंडिकुलर टू मिरर। परपेंडिकुलर टू मिरर में फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय 2, सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थे। वैल्यूज रख देता हूं, ये है -2 इज इक्वल टू +5 प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय 2। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज आ रही है -9 आई कैप। तो ये एक्स डायरेक्शन में है, तो नेट वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ गई बेटा, -9 आई कैप +2 जे कैप। आंसर इज -9 आई कैप +2 जे कैप। बहुत से लोगों का आंसर सही था, कुछ लोगों ने मुझे लगता है प्लस माइनस करने में मिस्टेक करी है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, सारे क्वेश्चन करा नहीं दिए थे, उसी टाइप के क्वेश्चन करा दिए। जल्दी से लिख लो, फिर अपन स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करते हैं। रे ऑप्टिक्स का बेसिक बेसिक बातें हो गई, आपको कुछ कुछ चीजें यूज करनी आ गई। अब अपन एक एक करके स्फेरिकल मिरर सीखेंगे, फिर अपन रिफ्लेक्शन सीखेंगे। यहाँ से अपना काफी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, यहाँ से एग्जाम में खूब सवाल आते हैं। जल्दी इसको लिखिए 20 सेकेंड में, फिर मैं स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करूँ। ठीक है, आई थिंक आपने लिख लिया होगा। तो अभी तक अपन ने क्या सीखा है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के अंदर क्या था, जो अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी वो एक प्लेन सरफेस थी। अब हमें सीखना है रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि एक स्फेयर को
एक स्फेयर, हॉलो स्फेयर, ग्लास का हॉलो स्फेयर, उसके एक सरफेस को पेंट कर दिया जाता है या उसको सिल्वर किया जाता है, और उसका दूसरा सरफेस जो होता है वो एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिहेव करता है। जैसे मान लो मैं आउटर सरफेस को पेंट कर दूं और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपको दिख सर्कल रहा होगा, है ये स्फेयर है ना, ऐसा पूरा का पूरा पोर्शन निकलेगा करके, गोला है भाई, है ना। तो ये जो मिरर मेरे पास निकला, मतलब ये उसका गोले का एपर्चर, ये एक तरह से स्फेयर का एक टुकड़ा, तो इट विल बिहेव एज अ कॉनकेव मिरर। और अगर मैं इसके इनर सरफेस को सिल्वर कर दूं और आउटर सरफेस ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, इट विल बी अ कॉन्वेक्स मिरर। एक तो ये ध्यान रहे, ये मैं बनाऊंगा मैं भी ऐसे ही मिरर को, क्वेश्चंस में मैं भी मिरर ऐसे ही बनाऊंगा, है ना, ठीक है, ऐसा। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि ये आर्क नहीं है, ये ऐसा मान लो कि गोला है, उसके ऊपर अपन चाकू से उसको काट दें तो एक टोपी जैसा बनेगा, है ना, तो वो पूरा का पूरा एक सर्कुलर एपर्चर दिखेगा, है ना। तो ये अपना कॉनकेव मिरर होता है और ये अपना कॉन्वेक्स मिरर होता है। नाम कैसे पता चला? अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, भाई इधर पेंट कर दिया तो इधर से रिफ्लेक्शन होगा। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव है, कॉनकेव मतलब अंदर धसी हुई, तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव है तो कॉनकेव मिरर कहते हैं। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स है तो उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। कर्व मिरर किसी भी कर्व का हो सकता है, वो पैराबोलिक हो सकता है, वो हाइपरबोलिक हो सकता है। अपने कोर्स में स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल में ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव होगा। कर्व मिरर में वो किसी भी टाइप का कर्व हो सकता है ना, कर्व सिर्फ स्फेयर ही तो नहीं होता है, वो इलिप्टिकल मिरर हो सकता है, वो पैराबोलिक मिरर हो सकता है, वो हाइपरबोलिक मिरर हो सकता है ना। अपने को यहाँ सीखना है स्फेरिकल मिरर, मतलब वो स्फेयर के पार्ट में सिंपलेस्ट कर्व, है ना। तो ये बेसिक है, तो आप जल्दी से स्फेरिकल मिरर के दोनों डायग्राम बना लो, है ना? सिर्फ समझाने के लिए था, तो आप सिर्फ जो बेसिक डायग्राम है वही बना सकते हो। स्फेरिकल मिरर जल्दी बना लो सब लोग। कॉनकेव मिरर क्या होता है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव हो। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स हो। यहीं पे मैं आपको इसी डायग्राम से कुछ बेसिक डेफिनेशन बता देता हूँ, इसी डायग्राम से सुनना ध्यान से। हमें ये पता चल गया कि ये जो स्फेरिकल मिरर है या ये जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर है, ये ग्लास स्फेयर का पार्ट है। किसका पार्ट है? ग्लास स्फेयर का पार्ट है। तो जो ग्लास स्फेयर का सेंटर होता है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो इस ग्लास स्फेयर की रेडियस होती है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने दो चीजें बताई। स्फेरिकल मिरर एक स्फेयर का पार्ट है। जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर का सेंटर क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उस स्फेयर की रेडियस क्या कहलाती है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। इसका मतलब ये यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और ये यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। इसका मतलब अगर आप ये भी कह सकते हो कि अगर मैं मिरर्स की बात करूं तो कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग साइड में होता है, कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर सिल्वर्ड साइड में होता है ना। अब यही कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो यहाँ लिखी हुई हैं, जो मैंने आपको भी बताई। एक टर्म होती है बेटा पोल और वर्टेक्स, है ना। पोल, पोल क्या होता है? ये मान लो मिरर है, इसके ऊपर एक सेंट्रल पॉइंट लेते हैं, बीच बीच वाला पॉइंट बिल्कुल, है ना, इसे पोल कहते हैं। इसे पोल क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसे सेंट्रल पॉइंट यूज करके या इसे कोऑर्डिनेट मान के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज पोल? पोल इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर फ्रॉम वेयर वी मेजर ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, है ना। ये रेफरेंस पॉइंट लेते हैं क्या मेजर करने के लिए? ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस। पहले सुन लो फिर इसको नोट कर लेना, या चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। पोल क्या होता है? एक मिरर के ऊपर सेंट्रल पॉइंट होता है, इट इज अ सेंट्रल पॉइंट ऑन अ मिरर, ये बीच वाला पॉइंट जहां से अपन ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है, आपने क्लास 7th 8th में भी सीख रखी होगी, 12th में तो सीखी होगी, है ना। ठीक है, तो ये पोल की डेफिनेशन है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बता ही दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि ये जिस स्फेयर का पार्ट है उसका सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, और ये जिस स्फेयर का पार्ट है उसकी रेडियस
रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। वही बात यहाँ लिखी हुई है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कौन सा मिरर है बेटा? कॉनकेव मिरर। तो देखो इसका सेंटर इस तरफ आएगा, है ना, सेंटर इधर ही होगा। और ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर, इसका सेंटर इस तरफ आएगा। मतलब कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग साइड में होता है, और यहाँ ये है रिफ्लेक्टिंग साइड। कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर सिल्वर्ड साइड में होता है ना, मतलब मिरर के पीछे होता है। इसमें मिरर के आगे होता है, इसमें मिरर के पीछे। मिरर का आगे कहने का मतलब कहते हैं ना जिस तरफ रिफ्लेक्टिंग साइड हो, और मिरर के पीछे कहने का मतलब होता है जिस तरफ सिल्वर्ड साइड हो। तो कई बार ऐसा भी कहते हैं कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसका सेंटर आगे होता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे होता है। तो आगे पीछे का मतलब होता है सिल्वर्ड साइड और नॉन सिल्वर्ड साइड। फिर एक टर्म होती है एपर्चर, है ना। एपर्चर के बारे में ऐसा समझो कि आपने बेटा ये जो मिरर काट के निकाला था ना, जो मिरर अपन ने कट करके निकाला था, जो टोपी बनी थी, याद है? ये जो टोपी का ये जो टोपी बनी थी, एक स्फेयर था ना, इससे अपन ने इसको ऐसा काटा था, तो अपना ये मिरर का पार्ट बन के निकला था, है ना। तो ये जो सर्कल दिख रहा है ना आपको, ये जो इसकी बाउंड्री दिखेगी, इसका डायमीटर कहलाता है एपर्चर। तो कहते हैं लाइन जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। मतलब अगर ये मिरर का पार्ट है तो ये जो डायमीटर है, ये वाली लेंथ, ये एपर्चर कहलाती है। दिस इज द एपर्चर। तो आपके पास कोई भी ऐसा स्फेरिकल चीज हो, कैप हो, घर में कढ़ाई हो, उसका जो ये पोर्शन है ना, ये डायमीटर, दिस इज नोन एज एपर्चर। ये एपर्चर ही ये डिसाइड करता है कि कितनी लाइट रे इस मिरर के अंदर एंटर करेगी। ज्यादा एपर्चर होगा तो ज्यादा लाइट रे एंटर करेगी, कम एपर्चर होगा तो कम। एक मान लो एक मिरर ऐसा है छोटा एपर्चर वाला, एक मिरर ऐसा है लार्ज एपर्चर वाला, है ना। तो इसमें कम लाइट रे एंटर होती है, इसमें ज्यादा लाइट रे एंटर होती है। तो एपर्चर क्या होता है कि जो मिरर में एंटरिंग लाइट रे होती है उसके लिए जो इफेक्टिव डायमीटर आता है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द मिरर, या कहें तो मिरर के दोनों एंड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, वो जो टोपी आपने काट के निकाली है ना, उस टोपी के जो फ्रंट फेस है सर्कल, उसका जो डायमीटर है उसको बोलते हैं एपर्चर, है ना। बहुत कहीं काम नहीं आता है, बस पता होना चाहिए एपर्चर क्या होता है। इस स्लाइड को जल्दी से लिख लीजिए, वैसे इसमें कुछ बहुत है नहीं, बेसिक बेसिक चीजें हैं, जल्दी से लिख लीजिए। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगली 2 डेफिनेशंस जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। वो है, एक है बेटा पैरेक्सियल रेज, पैरेक्सियल रेज, और एक होती है मार्जिनल रेज। एक होती है पैरेक्सियल रेज, एक होती है मार्जिनल रेज। पैरेक्सियल रेज क्या होती है? दीज आर रेज इंसिडेंट नियर टू पोल, जो पोल के पास इंसिडेंट होती हैं, या which have small angle of incidence, which have small angle of incidence, जो पोल के पास आती हैं या जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है। जैसे ध्यान से देखिएगा, मान लो मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं ना, बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, एक चीज आपको मार्जिनल और ये पता होने से पहले पता होनी चाहिए कि किसी भी स्फेयर में, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये यहाँ का पार्ट नहीं है, बस मैं ऐसे बता रहा हूँ। किसी भी स्फेयर में अगर मैं किसी भी पॉइंट को सेंटर से मिला दूंगा, कि अपना सेंटर है, किसी भी पॉइंट को सेंटर से मिला दूंगा, तो ये नॉर्मल होता है। ये क्या होता है? नॉर्मल। मतलब सेंटर से स्फेयर के ऊपर किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या होती है? नॉर्मल। इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर को मिलाने वाली लाइन क्या होगी? नॉर्मल। क्या होगी?
नॉर्मल। अगर मैं कहूं कि इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, तो ये इसको मैं मिरर के किसी पॉइंट से मिलाऊंगा, वो क्या होने वाली है? नॉर्मल। ये बात याद रहे। क्यों होती है? क्योंकि सेंटर क्या है? सर्कल का सेंटर या स्फेयर का सेंटर। तो स्फेयर के सेंटर से मैं स्फेयर के किसी भी पॉइंट को मिलाऊंगा तो वो स्फेयर पे क्या होता है? नॉर्मल। ये वही नॉर्मल है जिससे अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर करते हैं। अगर कोई लाइट रे पोल के पास इंसिडेंट होती है, मान लो यहाँ इंसिडेंट हुई, दिस इज इंसिडेंट लाइट। अब बेटा मान लो आपको इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? नॉर्मल। तो कैसे ड्रॉ करोगे? तो इस पॉइंट पे नॉर्मल, जिस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है उसे कहां से मिला देंगे? सेंटर से। ये रहा नॉर्मल, है ना। देखो ये रहा इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, काफी छोटा एंगल है। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट लाइट का एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो कहते हैं कि जो पोल के पास इंसिडेंट होती है उसे पैरेक्सियल रेज बोलते हैं और इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है। मार्जिनल रेज, दीज आर इंसिडेंट away from normal, no, sorry, away from pole and have large angle of incidence and have large angle of incidence। जो पोल से दूर गिरती है और जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट यहां इंसिडेंट होती है, दूर, पोल से दूर। भाई ये पोल था ना, यहाँ पोल के पास, यहाँ पोल से दूर। अब मुझे इस पॉइंट पे चाहिए नॉर्मल, तो ये रहा अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको मिला दो। देखो ये आई ज्यादा है ना। सच रेज आर कॉल्ड मार्जिनल रेज। तो हमने दो चीजें सीखी हैं। अगर इंसिडेंस पोल के पास होता है तो उसे पैरेक्सियल रेज बोलते हैं। अगर इंसिडेंस पोल से दूर होता है तो उसे मार्जिनल रेज बोलते हैं। जब पैरेक्सियल रेज होती हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही छोटा होता है। जब मार्जिनल रेज बोलते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस लार्ज होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अपने आगे जो भी अप्रोक्सीमेशन सीखेंगे वो सारे किसके लिए सही होंगे? पैरेक्सियल रेज के लिए। मार्जिनल रे का कभी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही रूल है, अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये एक ही प्लेन में होते हैं। एक पॉइंट लिख लो जो मैंने यहाँ पे बोला, लिखो जो मैं बोल रहा हूं कि इफ वी ज्वाइन center of curvature if we join center of curvature from any point on the spherical mirror, if we join center of curvature from any point on the spherical mirror, then that point then that point sorry then that line then that line then that line is normal for that point, then that line is normal for that point, है ना। ठीक। और उसके नीचे ये पैरेक्सियल रे और मार्जिनल रे। इस चैप्टर में हम मोस्टली जो डील करते हैं बेटा वो पैरेक्सियल रेज को डील करते हैं, नियर पोल इंसिडेंस को डील करते हैं। मार्जिनल रे का सवाल हुआ तो आपको साफ साफ दिख जाता है कि ये मार्जिनल रे है। जल्दी से नोट कीजिए, मैं इसको लिखने के लिए आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक आपने लिख लिया होगा, काफी टाइम हो गया। अगली डेफिनेशन बहुत ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल फोकस, है ना। कहते हैं कि ये इमेज पॉइंट है अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो, है ना। मतलब बता रहा हूं क्या है। इट इज द इमेज पॉइंट फॉर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, है ना।
or if a beam of light parallel to principal axis is reflected from a mirror या from a spherical mirror it passes और appears to pass, actual pass होगी या appear होगी, और appears to pass from principal focus, या तो वहां से पास होती है, यहाँ वहां से पास होती हुई appear होती है ना, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उसकी इमेज प्रिंसिपल फोकस पे बनती है, या अगर एक बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहां से पास होती है, प्रिंसिपल फोकस से, है ना। मतलब अगर मान लो मैं कहूं कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ध्यान से देखिएगा, अभी मैं वो लाइट रे मान रहा हूं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर है, मान लो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ये मान लो अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको यहां से मिला दो, ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इतना ही एंगल पर रिफ्लेक्ट भी होगी, तो ये कहीं यहां से पास होगी बेटा, तो दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। यही मान लो बेटा अगर कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर होता, इसमें लाइट रे ऐसे आती है ना, ठीक। अब इसमें नॉर्मल कैसे बनाएंगे, सेंटर कहीं यहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको यहाँ से मिलाएंगे, दिस विल बी नॉर्मल, है ना। ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे जाएगी, ये अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसकी इमेज कहीं यहाँ बनेगी, तो ये फोकस यहाँ एक्चुअली में पास होगा, पासेस, और एपियर्स टू पास, यहाँ एपियर्स टू पास है ना, यहाँ वर्चुअली है, यहाँ रियली है, तो इसका मतलब इसमें सी और एफ मिरर के सामने होते हैं, इसमें सी और एफ मिरर के पीछे होते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, मैं आप लोग को ये बस बता दे रहा हूँ, वैसे तो ऑब्वियस कॉमन सेंस की बात है, ये जो कॉनकेव मिरर है ना, इसमें लाइट रे इधर से ही आ सकती है, क्योंकि इधर से ही रिफ्लेक्ट होगा, और ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग साइड है, तो इसमें लाइट रे इधर से ही आ सकती है, इधर से लाइट रे नहीं भेज सकते, तो इधर से ही लाइट रे, ये मिरर का सामने वाला पार्ट है, इसमें ये मिरर का सामने वाला, तो इसमें रिफ्लेक्ट होके यहाँ से पास होगी, इसमें रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाएगी, तो पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं यहाँ मिलेगी, तो इसमें वर्चुअली मिलता है प्रिंसिपल फोकस, इसमें रियली मिलता है, इसमें एक्चुअली पास होती है, इसमें पास होती हुई अपीयर होती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल फोकस, कि अगर एक पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम आती है तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होती है या पास होती हुई दिखती है, तो उसे अपन प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। जल्दी से लिखिए। ठीक है, आई थिंक आपने लिख लिया होगा। चलिए अब ये प्रिंसिपल फोकस कैलकुलेट करते हैं, कितना होता है, बहुत ध्यान से देखना। ये एक रे ऑफ लाइट आई, ये मिरर है अपना कॉनकेव मिरर, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको यहां से मिला दिया, तो ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया, तो यहां से पास हुई, ये भी अपना आई, तो ये भी अपना आई, तो ये पॉइंट अपना फोकस होगा, है ना। अपने को फोकल लेंथ निकालनी है, एक टर्म यहाँ पीछे बच गई, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस की यहाँ से डिस्टेंस, है ना, ये पोल है ना, तो अपने को पीएफ लेंथ निकालनी है, पीएफ, इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, पोल से फोकस की डिस्टेंस, फोकल
लेंथ, इसको स्मॉल f से लिखते हैं सिंबल में, तो अपने को यही फोकल लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये c है, ये f है, ये p है, और इस पॉइंट को मैं कुछ मान लेता हूँ, मान लो a मान लेता हूँ, है ना, जहां पे इंसिडेंस हुआ था। ठीक है, ये लाइट जो अभी आई है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के मैंने पैरेलल वाली लाइट मानी है, क्योंकि इसीलिए अपन ने प्रिंसिपल फोकल डिफाइन किया। ठीक, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो इस डायग्राम में, तो बेटा अगर ये एंगल आई है ना, तो ये एंगल भी आई होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन थी, है ना। अच्छा, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल सी एफ ए में, ये दोनों अगर इक्वल हैं, एंगल्स आई के इक्वल, तो ये दोनों साइड भी इक्वल होगी। मतलब मैं लिख सकता हूं कि सी एफ इज इक्वल टू एफ ए, सी एफ इक्वल टू एफ ए। ये आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये पहली चीज है जो हमें पता है। और जो सीपी लेंथ है, सीपी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस, ये तो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई सेंटर से मिरर की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस। और जो सी ए डिस्टेंस है, सी ए, सी ए देखो सब लोग, सी से ए, बेटा ये भी डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस के बराबर ना। ये डिस्टेंस भी क्या होगी, रेडियस के बराबर, क्योंकि ये भी क्या है, सेंटर से मिरर की डिस्टेंस, ये भी क्या है, सेंटर से मिरर की डिस्टेंस। तो ये तो रेडियस के का आंसर है। तो अपने को ना पी एफ बताना है या एफ पी बताना है, तो मैं एफ पी को बेटा लिख सकता हूं, एफ पी इज इक्वल टू सी पी माइनस सी एफ, लिख सकता हूं ना। एफ पी डिस्टेंस इक्वल टू सी पी माइनस सी एफ। सी पी तो आर है, तो पूरी कहानी क्या कैलकुलेट करने की, ये सी एफ डिस्टेंस कितनी है ना। अब देखो बहुत ही आसान है, ये सी एफ है, ये इसका कॉस कंपोनेंट, और ये इसका कॉस कंपोनेंट। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, सी ए इज इक्वल टू सी एफ कॉस आई प्लस एफ ए कॉस आई। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, बेसिक सी ज्योमेट्री है कि इस सी एफ का कॉस कंपोनेंट ये होगा, और इस ए एफ का कॉस कंपोनेंट ये होगा, और दिस प्लस दिस इक्वल टू सी ए बनेगा। तो वही मैंने सी ए को लिखा है सी एफ कॉस आई प्लस एफ ए कॉस आई। और बेटा सी एफ और एफ ए इक्वल था, सी एफ और एफ ए इक्वल था, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू सी एफ। तो इसको मैं लिखूंगा टू सी एफ कॉस आई, और सी ए डिस्टेंस तो कितनी है, आर। तो यहां से अपने को सी एफ मिल गया, कितना मिल गया, आर अपॉन टू कॉस आई। दिस इज द सी एफ डिस्टेंस। इस सी एफ को ही मुझे माइनस करना था, तो अपना जो एफ पी इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आ गया आर माइनस आर बाय टू कॉस आई। दिस इज द रिलेशन फॉर फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ये फोकल लेंथ किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। ध्यान से देखना, इस डेरिवेशन में मैंने कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया है, मैंने सिर्फ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज किया है। तो जो ये फॉर्मूला आया फोकल लेंथ का, आर माइनस आर बाय टू कॉस आई, ये फॉर्मूला पैरेक्सियल रे और मार्जिनल रे दोनों के लिए सही, करेक्ट फॉर पैरेक्सियल एंड मार्जिनल रे, दोनों के लिए सही है। मतलब पैरेक्सियल रे हो तब भी सही है, मार्जिनल रे हो तब भी सही है। सुनना ध्यान से मेरी बात है ना। अच्छा, इसमें ये भी समझ में आ रहा है, जैसे जैसे आई इंक्रीज होगा, आई इंक्रीज होगा मतलब कॉस आई डिक्रीज होगा, तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे फोकल लेंथ अपनी जो है वो एक तरह से, ये वैल्यू, ये आई को इंक्रीज करेंगे तो कॉस आई डिक्रीज होगा, तो ये वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी फोकल लेंथ, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अपन, नहीं इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, आई ये डिक्रीज होगा, आई को इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा,
तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये डिक्रीज होगा, है ना। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना तो रे ऑफ लाइट पोल के पास से पास होती जाती है। मतलब मैं यहां से क्या बताना चाह रहा था कि मार्जिनल रे के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करती है। अब मैं अगली स्लाइड पे लिख रहा हूँ, फिर आप इसको लिखने के लिए आपको टाइम दे दूंगा। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या आया, आर माइनस आर बाय 2 कॉस आई, किसके लिए, पैरेक्सियल रे के लिए भी और मार्जिनल रे के लिए भी। अब सुनना मेरी बात, अपन जो याद रखते हैं, कहते हैं कि फॉर पैरेक्सियल रेस आई इज वेरी स्मॉल, आई जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, एंड बहुत ही छोटे आई के लिए कॉस आई लगभग लगभग 1 होगा। भाई छोटे एंगल मतलब कॉस थीटा 0 के आसपास, मतलब थीटा 0 के आसपास, तो बहुत ही छोटे आई के लिए कॉस आई कितना होता है बेटा, 1। क्यों, छोटा मतलब आई जो है वो 0 के आसपास हो गया, तो कॉस 0 के आसपास होता है वो लगभग लगभग 1 होता है। तो जो फोकल लेंथ आती है वो आती है आर माइनस आर बाय 2, दैट इज आर बाय 2। तो फोकल लेंथ इक्वल टू आर बाय 2, ये किसके लिए होता है, फॉर पैरेक्सियल रेस। किसके लिए होता है, पैरेक्सियल रेस। अपने लिए तो यही होता है ना। अपन चूंकि इस चैप्टर में जो भी बात करेंगे जब तक ना कहा जाए तो अपन पैरेक्सियल रेस के लिए ही बात करेंगे। तो पैरेक्सियल रेस के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो आर बाय 2 होती है। बट कभी अगर मार्जिनल रे का सवाल आया कि आप मार्जिनल रे के केस में फोकल लेंथ पूछी गई तो वो आर माइनस आर बाय 2 कॉस आई होगा। मतलब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड करेगा। एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज फोकल लेंथ कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप ऊपर शिफ्ट होते जाओगे वो फोकस पोल के पास शिफ्ट होता जाएगा, है ना। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ऊपर इंसिडेंट करवाओगे, देखो ध्यान से मैं डायग्राम से दिखा सकता हूँ आपको। जैसे जैसे रे ऑफ लाइट यहाँ आएगी तो नॉर्मल यहाँ से मिलेगा तो ये कंपेरेटिवली पोल के पास से पास होता है। तो जैसे जैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे ये फोकल लेंथ की वैल्यू कम होती जाएगी और रिफ्लेक्टेड लाइट पोल के पास से पास होती जाती है ना। एक ऐसा एंगल भी मिलता है जहां ये पोल पे ही टकराने लगती है रिफ्लेक्ट होने के बाद, उसको क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे। ये डेफिनेशन आप लिख चुके थे शायद, ये नोट कर लीजिए जल्दी से। बेसिक ज्योमेट्री है, घर जाके सब एक बार खुद से फिर से डिराइव करें। जल्दी से ये स्लाइड लिख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे चलेंगे। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं पता है कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ इनमें से किन, मतलब अगर कुछ भी नहीं कहा गया है तो हम हमेशा पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन ही मानते हैं, है ना, कि यही बात सही है। कहते हैं कि क्या मिरर की फोकल लेंथ रे ऑफ लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, तो नहीं करती है भाई। रेड कलर, वायलेट कलर, ग्रीन कलर, सबके लिए फोकल लेंथ सेम आएगी। लेंस में ये चीज डिफरेंट होती है, मिरर में हर कलर के लिए फोकल लेंथ सेम होती है क्योंकि इसका फॉर्मूला सिर्फ आर पे डिपेंड करता है। मार्जिनल भी हुई तो भी आई पे डिपेंड कर जाएगा, लेमडा या वेवलेंथ पे तो डिपेंड नहीं करता है। तो जो ये फोकल लेंथ होती है वो सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करती है, बाकी चीजों पे डिपेंड नहीं करती। ठीक, अब एक क्वेश्चन पूछते हैं इसी पे बेस्ड, है ना। आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो या सिंपल रे डायग्राम बना के भी कर सकते हो कि फॉर अ कॉनकेव मिरर a light ray incident parallel to principal axis passes through pole of mirror after reflection। रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होती है, पोल से। एक कॉनकेव मिरर में एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट थी वो मिरर के पोल से पास होती है। देन फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है। सॉल्व करके मुझे चैट बॉक्स में आंसर लिख के सॉल्व नहीं कर रहे तुम लोग, तुक्के लगा रहे थे।
है ना? अरे नहीं, गलत है। देखो 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस। दो तरीके हैं बेटा, एक तो रे ऑफ लाइट पैरेलल आई थी और पोल से पास हो गई, है ना, तो फोकल लेंथ कितनी है इस केस में? 0। कितनी है? 0, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होती है? पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस। तो जहां से पास होती है उसे फोकस कहते हैं, और वो कह रहा है कि पोल से पास हो गई, तो फोकल लेंथ कितनी हो गई? 0। फोकल लेंथ का फॉर्मूला भी आपको जस्ट बताया था, r माइनस आर बाय टू अपॉन कॉस आई। तो 0 इज इक्वल टू r माइनस आर बाय टू कॉस आई। इसको सॉल्व करोगे, cos i इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/2 i इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक तरीका तो ये रहा सीधा इसी फॉर्मूले से। दूसरा, अगर मान लो ये फॉर्मूला नहीं याद हो तो अपन ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ऑब्वियस सी बात है कि पैरेक्सियल रे तो नहीं है, क्योंकि पैरेक्सियल रे होता ना तो वो फोकस से पास होता, कभी पोल से पास हो ही नहीं सकता। तो ये इंसिडेंट लाइट जो कहा गया है वो कर देंगे, और इसने कहा है कि यहाँ टक्कर होने के बाद ये पोल पे गिरती है, ये पोल, ये रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ होगा, ये अपना नॉर्मल होगा, है ना। ये एंगल आई है तो ये एंगल आई होगा, मानते हो? अच्छा, ये दोनों पैरेलल हैं तो ये आई है तो ये आई होगा। यहां तक भी सब सही है। और बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि ये और ये इक्वल है, क्योंकि ये भी रेडियस के इक्वल है और सी ए डिस्टेंस भी रेडियस के इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई। तीनों एंगल आई है। 3i इज इक्वल टू 180 डिग्री, i इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये दोनों एंगल इक्वल कहे मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। ये एंगल इसके इक्वल कहा मैंने पैरेलल लाइन से। और ये साइड इक्वल है क्योंकि सी ए भी रेडियस है और सी पी भी रेडियस है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो तीनों आई के इक्वल हो गए। 3i इज इक्वल टू 180, आई इज इक्वल टू 60। या तो ऐसे सोच लो या ऐसे सोच लो, एक ही है ना। जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूँ, पूरे रे ऑप्टिक्स चैप्टर का। ध्यान से समझना, वो है साइन कन्वेंशन। क्या है? साइन कन्वेंशन। आधे लोग इसी में जीवन में परेशान रहते हैं, है ना। तो ध्यान से देखना, है ना। मैं इसको बता रहा हूँ मिरर के लिए, बट आगे रिफ्रैक्शन के केस में भी ये सेम साइन कन्वेंशन वैलिड होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं लिखने जा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट कि पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस वी assume positive direction. In the direction of incidence, we assume positive direction along principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस के along पॉजिटिव डायरेक्शन कहाँ मानते हैं बेटा? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस में। कहाँ मानते हैं? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस में। मतलब ध्यान से देखिएगा, ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें इंसिडेंस इधर से ही हो सकता है, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानी जाएगी और ये डायरेक्शन नेगेटिव मानी जाएगी अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगे या प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाएंगे तो इंसिडेंस के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं। तो यहाँ भी इंसिडेंस ऐसे होगा, ऑब्वियस सी बात है, इंसिडेंस ऐसे ही हो सकता है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानी जाएगी और ये डायरेक्शन नेगेटिव मानी जाएगी।
ठीक, कल को मान लो यही कॉनकेव मिरर मैं आपके सामने ऐसे रख देता, अब इंसिडेंस इधर से ही हो सकता है, ये मानते हो सब लोग। तो अब ये डायरेक्शन पॉजिटिव होती और ये डायरेक्शन निगेटिव होती, और ये कॉन्वेक्स मिरर मैं आपके सामने ऐसे रख देता, तो अब इंसिडेंस इधर से हो सकता है बस। तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होती और ये डायरेक्शन निगेटिव, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस वी एज्यूम पॉजिटिव डायरेक्शन। ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है जो फॉलो होता है। और मिरर पे इंसिडेंस किधर से हो सकता है बेटा? इधर रिफ्लेक्टिंग साइड है। और यहीं से अब आपको मैं बताऊंगा कि मैंने आपको बताया था इंसिडेंट लाइट क्या होती है। तो इंसिडेंट लाइट वो होती है जो मिरर की तरफ आती है। तो मिरर पे लाइट यहीं से आ सकती है। तो मान लो मैं आपसे कहूं कि ये कॉनकेव मिरर है, तो इसमें इंसिडेंस हमेशा कॉनकेव साइड से होगा। ऐसे रखा है तो इधर से, ऐसे रखा है तो इधर से। अभी यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, अभी यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव। नॉर्मली अपन ऊपर वाले दोनों केस ही लेते हैं, बट कई बार क्वेश्चन में ये यूज करना पड़ जाता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। नॉर्मली जो मैंने ऊपर रेड से बनाया है यही लेते हैं कि जो प्लस एक्स में होता है वो पॉजिटिव, माइनस एक्स में निगेटिव। ठीक, एक चीज ये ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। इंसिडेंस की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, ध्यान रहे। ठीक, और उसके ऑपोजिट वाला तो क्या होगा? निगेटिव। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस वी अज्यूम पॉजिटिव डायरेक्शन। ये बात सबको समझ में आ गई? इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। और पॉइंट्स बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जहां गलती होती है। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। साइन कन्वेंशन के अंदर जो अगला पॉइंट है, पहला तो अपन ने इंसिडेंस की बात कर ली, दूसरा कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इससे ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव मानते हैं, और इससे नीचे जाते हैं तो निगेटिव मानते हैं। मतलब above प्रिंसिपल एक्सिस, above प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव मानते हैं, और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस को निगेटिव मानते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है ना। ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, इसमें कोई लफड़ा नहीं। जो भी लफड़ा है पहले वाले में, सबसे इंपॉर्टेंट भी वही, गलती भी वही होती है। और तीसरा, ऑल द डिस्टेंसेस along प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के along जो भी डिस्टेंस होती है, all the distances along principal axis is measured from pole। पोल को मैंने क्या कहा था? रेफरेंस या ओरिजिन मानते हैं। तो all the distances along principal axis is measured from pole and written with proper sign convention। जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, यू जो होती है, यू सिंबल से लिखते हैं जनरली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। ये डिस्टेंसेस कहां से हैं बेटा? पोल से। कहां से है? पोल से। v होती है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, f होती है फोकल लेंथ, ये भी कहां से मेजर करते हैं? पोल से। r होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारे डिस्टेंस कहां से मेजर हुई है? पोल से। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। और प्रॉपर साइन कन्वेंशन क्या है? कि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है और उसके ऑपोजिट वाली निगेटिव होती है। जल्दी लिखिए। तो आई थिंक ये सबने लिख लिया है। तो अब इसके अकॉर्डिंग मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूं कि फॉर कॉनकेव मिरर, है ना,
ये है अपना कॉनकेव मिरर। इंसिडेंस हमेशा इस तरफ होगा, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, ये डायरेक्शन निगेटिव होगी। और इसमें अपन जानते हैं कि C और F दोनों एक ही साइड आते हैं, CF इक्वल टू R/2 होता है। तो कॉनकेव मिरर के अंदर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, ये कैसी आएगी? हमेशा निगेटिव। क्योंकि सुनना ध्यान से, मुझे फोकस पे जाना है तो मैं पोल से पीछे आऊंगा, मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आना है तो मैं पोल से पीछे आऊंगा। तो बेटा अगर किसी भी पॉइंट पे जाने के लिए मुझे पोल से आगे जाना पड़ रहा है तो वो पॉजिटिव है, और पोल से पीछे आना पड़ रहा है तो वो नेगेटिव है। तो कॉनकेव मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों को फॉर्मूले में साइन के साथ कैसा रखेंगे? पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। एंड फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये डायरेक्शन अपन जानते हैं पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन अपन जानते हैं नेगेटिव है। तो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर है और फोकल लेंथ भी इधर है। तो इसमें रेडियस एंड फोकल लेंथ दोनों का साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। मतलब अपने लिए अपन जब भी सॉल्व करेंगे, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव। जल्दी से नोट कीजिए। ठीक, आज का लेक्चर अपन यहीं फिनिश करेंगे। और जो आपको बताया है वो आप एक बार रिवाइज करना। फिर कल अपन कुछ बेसिक रे डायग्राम, मिरर फॉर्मूला करेंगे और मिरर फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। प्लेन मिरर का होमवर्क मैं आपको ग्रुप पे पोस्ट करके बता दूंगा। अपन ने मॉड्यूल मैंने पहले दे ही दी थी, तो आज मैं आपको रेस दे दूंगा उसकी कि अपन रेस सॉल्व करें। ठीक, चलो इसको लिख लीजिए, जो लिख ले वो जा सकते हैं। थैंक यू।